हेलो बच्चों, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। ये ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट है आपका। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, आगे के आपके चैप्टर्स को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आसान भी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो पहले कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, वो आप लोगों को पता भी हो सकती हैं, उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो एनी पोर्शन ऑफ ए लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट, यदि उसके दो एंड पॉइंट हैं, सपोज किसी भी लाइन के हमने एक टुकड़ा पोर्शन पकड़ लिया एंड इट हैज टू एंड पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। देन नेक्स्ट इज रे। व्हाट डू यू मीन बाय रे? इफ एनी पोर्शन ऑफ ए लाइन हैज वन एंड पॉइंट, उसका एक ही एंड पॉइंट हो और दूसरे एंड पे इसको कहीं तक भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? रे। Then how any angle is formed? तो when two rays, suppose this is a common point, यहां से यदि हमारे दो रेज ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम अ सिंगल कॉमन पॉइंट, देन एन एंगल इज फॉर्म। तो हमारा एक एंगल बन जाता है। देखो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, बहुत सारे हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनको। पहले कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले बात की जाए एक्यूट एंगल। आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है। दोज एंगल्स विच हैव वैल्यू लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को यदि कुछ इस तरीके से बनेगा आपका एक्यूट एंगल, दिस इज एक्यूट एंगल। आप देखोगे यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है? लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो। तो ए एंगल विच हैज अ वैल्यू इक्वल्स टू 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। देन ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू 90 से ज्यादा होती है, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल, द एंगल्स विच हैव वैल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल्स। ये क्या हो गया आपका? 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल्स, ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। जैसे आपका ये एंगल हो गया, दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। किसी भी एंगल का यदि आपको रिफ्लेक्स निकालना है, सपोज ये एंगल हमारा हो गया ए, इसकी वैल्यू है थीटा, तो और इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी इज 360 माइनस थीटा। तो किसी भी एंगल का यदि हमें रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसे हम 360 से माइनस कर देते हैं। दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। ये देखो आप, इसकी वैल्यू क्या है? 180 से ज्यादा है और 360 से हमारी कम है। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? दीज एंगल्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हो गया? ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू 360 के इक्वल हो, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? दोज एंगल्स आर कंप्लीट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनसे रिलेटेड काफी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? Two angles A and B are said to be complementary angles if their sum is equals to 180 degree. दो एंगल्स हमारे पास A और B हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम तभी कह सकते हैं if their sum is equals to 90 डिग्री। तो आपसे यदि बोला जाए कि कोई एंगल आपका एक थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ध्यान रखना आपको इस चीज का कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यदि उनका सम 180 के इक्वल है, देन उसे हम क्या बोलेंगे? दोज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कोई एक एंगल आपको थीटा दिया हुआ है और आपसे बोला जाए उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो अदर एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। And two angles are said to be supplementary angles if their sum is 180 डिग्री। दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कब कहेंगे? इफ देयर सम इज
180 डिग्री। यदि उनका सम 180 के इक्वल है देन ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यदि एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के लिए कंडीशन क्या होती है, तो दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कब कहेंगे, तो दे इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, उनमें एक वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए, दे हैव ए कॉमन आर्म, उनके बीच में एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म आर ऑन दी आइदर साइड ऑफ दी कॉमन आर्म। जैसे आपसे बोला जाए ये हो गया, तो देखो यहां यदि हम एंगल AOB और एंगल BOC की बात करें तो दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। दे मस्ट हैव ए कॉमन आर्म, तो देखो आप इनके पास एक कॉमन आर्म है, ये बात भी आपकी फुलफिल हो गई। नाउ दे आर नॉन कॉमन आर्म, तो नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सी हमारी, OA एंड OC, OA एंड OC आर दी नॉन कॉमन आर्म। तो नॉन कॉमन आर्म क्या होनी चाहिए, मस्ट लाई ऑन दी आइदर साइड ऑफ दी कॉमन आर्म, मतलब कॉमन आर्म के एक तरफ और दूसरी वाली दूसरी तरफ लाई करनी चाहिए। इफ ऐसा होता है देन बोथ एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। तो यहां पर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। ये कैसे एंगल्स हैं, दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा एक बात आप देखो दिमाग में आ जाए, चलो हम चेक कर लेते हैं। आपसे बोला जाए कि चलो हम चेक करते हैं कि एंगल AOB एंड एंगल AOC ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है। तो देखो एंगल AOB एंड एंगल AOC की बात करें तो OA इज अ कॉमन आर्म, चलो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, तो वन कंडीशन इज फुलफिल। नाउ दे मस्ट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, बिल्कुल सही, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। नाउ अब क्या बची, दे आर नॉन कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म हमारी क्या थी, हमारी OA, तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी हो गई हमारी, OB और OC। तो OB और OC कैसी लाई करनी चाहिए थी, ऑन दी आइदर साइड, मतलब एक साइड कॉमन आर्म की एक तरफ और दूसरी साइड दूसरी तरफ। लेकिन आप यहां देखोगे कि OA के अलोंग ही OB है, उसी साइड में हमारी OC है, तो थर्ड कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब एंगल AOC एंड एंगल AOC आर नॉट एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सपोज देयर स्ट्रेट लाइन AB, कोई भी स्ट्रेट लाइन AB आपको गिवन है एंड देयर इज अ रे ऑन दिस लाइन, कोई भी रे स्टैंड करती है इस लाइन पर, देन एंगल AOC एंड एंगल BOC आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड देयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनका सम बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, देयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन्होंने बोला फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। फर्स्ट इज 24 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेकंड इज 72 डिग्री। तो आपको बताया था कोई भी एंगल यदि आपको पता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 90 माइनस थीटा। चलो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सपोज इससे हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा कितना हो गया आपका 24 डिग्री, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस थीटा। बताया था आपका यदि कोई एंगल थीटा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 24 कितना हो जाएगा आपका 66 डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन यदि हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया 72 डिग्री। तो व्हेन थीटा इज 72 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट अगेन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 72, तो आंसर विल बी 18 डिग्री। नाउ थर्ड आपको क्या दिया हुआ है, तो थर्ड इज इफ द एंगल इज 1/3 ऑफ राइट एंगल। एंगल हमें क्या दिया हुआ है 1/3 ऑफ राइट एंगल, तो 1/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। थीटा इज 30 डिग्री। अब थीटा आपका 30 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस थीटा।
तो 90 माइनस 30, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अगला देखो क्या दिया हुआ है, तो अगला हमें दिया हुआ है इफ द एंगल इज 2/3 ऑफ द राइट एंगल देन फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया 2/3 इंटू 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस 60, तो आंसर इज 30 डिग्री। फॉलोइंग एंगल, इसका हमें सप्लीमेंट निकालना है। तो यदि कोई भी एंगल थीटा दिया हुआ है तो उसका सप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, देन इट्स सप्लीमेंट इज 180 माइनस थीटा। बस उसी तरीके से कर दोगे। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, थीटा इज 65 डिग्री, तो इट्स का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो इट्स सप्लीमेंट इज 180 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 65, तो आंसर इज 115। सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, व्हेन थीटा इज 34 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 34। अब यदि हम इसका सप्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होगा, देन इट्स सप्लीमेंट इज 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 34, तो ये क्या हो जाएगा 146 डिग्री। इसका देखो थर्ड पार्ट, थर्ड इन्होंने बोला इफ थीटा इज 132 डिग्री, थीटा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 132, तो इसका सप्लीमेंट यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देन इट्स सप्लीमेंट इज, तो सप्लीमेंट होगा हमारा अगेन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 132, तो ये कितना हो जाएगा आपका 48 डिग्री। फोर्थ इज हमें क्या गिवन है, थीटा इज गिवन 3/5 ऑफ द राइट एंगल। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसा कि हम लोगों ने पहले सॉल्व किया है, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। राइट एंगल मीन्स हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 इंटू 3 54 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो इट्स सप्लीमेंट इज 180 माइनस 54, तो आंसर इज 126 डिग्री। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। देखो फर्स्ट हम मान लेते हैं सपोज एंगल इज थीटा, एंगल हमारा क्या हो गया, सपोज एंगल इज थीटा। फर्स्ट कंडीशन, इफ द एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यदि एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस थीटा, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस थीटा। यदि कॉम्प्लीमेंट हमारा 90 माइनस थीटा है तो इन्होंने क्या बोला, इफ एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो एंगल इज थीटा एंड कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस थीटा, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो ये थीटा इधर आ जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। ठीक, चलो इसका दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, देखो दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है, इन्होंने बोला इफ द एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यदि एंगल थीटा है तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो इट्स सप्लीमेंट इज 360 माइनस थीटा। इन्होंने बोला एंगल 180 माइनस थीटा, तो इफ एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात आप लोगों के यहां समझ में आ गई होगी। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 25 मोर डिग्री देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो क्या है आपका, इसके कॉम्प्लीमेंट से 25 डिग्री ज्यादा है। तो हम एंगल पहले सपोज कर लेते हैं, तो सपोज एंगल इज थीटा, या एक्स कुछ भी मान लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज एंगल इज थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा,
तो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस थीटा। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला एंगल क्या है हमारा, इट इज 25 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट से कितना ज्यादा है हमारा 25 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस थीटा, तो इससे कितना ज्यादा आपका 25 डिग्री। तो इस थीटा को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 115 और थीटा इज इक्वल्स टू 115 अपॉन 2। और थीटा इज 57.5 डिग्री। देखो इसी में अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इन्होंने बोला फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, इज लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखो, पहले आप लोग सॉल्व करो, इसके बाद सॉल्यूशन देख लेना कहां आप लोगों ने गलती की। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट से कितना है हमारा 36 डिग्री ज्यादा है। तो सपोज एंगल इज थीटा, एंगल क्या है हमारा थीटा है, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो सप्लीमेंट इज 180 माइनस थीटा। इन्होंने बोला मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री। तो एंगल इज थीटा, ये अपनी सप्लीमेंट्री से कितना कम है, इट इज 36 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट इज 180 माइनस थीटा, उससे कितना कम है आपका 36 डिग्री। इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका 2 थीटा इज इक्वल्स टू 144 और थीटा इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 2 और आंसर विल बी 72 डिग्री। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो सपोज एंगल इज थीटा, तो सपोज एंगल इज थीटा। हम यहीं पर इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे या आप इसके बाद कहीं से भी क्वेश्चंस करिए, आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे। तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, बार बार नहीं लिख रहे हैं, एंगल इज थीटा देन सप्लीमेंट इज 180 माइनस थीटा। इन्होंने क्या बोला, एंगल विच इज, तो एंगल इज थीटा विच इज 4 टाइम इट्स सप्लीमेंट। तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा हमारा 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 720 माइनस 4 थीटा और ये इधर आ जाएगा तो इट इज 5 थीटा इज इक्वल्स टू 720 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 720 डिग्री अपॉन 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट्स आंसर इज 144 डिग्री। अब इसी में हम क्या कर लें, समझ लो कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा कर लेते हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, विच इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो एंगल अगेन थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बस आपको क्या करना है, सिर्फ कंडीशन हमारी चेंज हो गई। इन्होंने बोला इफ द एंगल इज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स किसके, इसके कॉम्प्लीमेंट के। तो कॉम्प्लीमेंट कितना होता है हमारा थीटा का 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 450 माइनस 5 थीटा और 6 थीटा इज इक्वल्स टू 450। तो थीटा इज इक्वल्स टू 450 अपॉन 6 तो थीटा इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो, सपोज फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सॉल्व करके देखो इसे, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट।
तो सपोज एंगल क्या हो गया हमारा, जो कंडीशन आपको गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को बना दो, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सपोज एंगल इज थीटा, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस थीटा एंड इट्स सप्लीमेंट इज 180 माइनस थीटा। सप्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुज कॉम्प्लीमेंट इज, जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस थीटा इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट कितना है हमारा 180 माइनस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, और ये हो गया 270 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 2 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा विल बी 45 डिग्री। चलो अब इसी में हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अब क्या गिवन है, चलो इसको पहले आप एक बार अच्छे से देख लो, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। Now find the measure of an angle whose supplement is 4 times its complement. Whose supplement is 4 times its complement. अब इससे कैसे सॉल्व करोगे, अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूं। अब बार बार ये मानने की जरूरत नहीं कि एंगल्स थीटा, देन कॉम्प्लीमेंट हमारा 90 माइनस थीटा, सप्लीमेंट हमारा 180 माइनस थीटा। इन्होंने बोला एंगल हम मान लेते हैं, सपोज एंगल इज थीटा। एंगल हमने क्या सपोज कर लिया, एंगल सपोज कर लिया थीटा। इन्होंने बोला हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो इट्स सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस थीटा। सॉल्व कर दो तो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 4 थीटा, और ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो सपोज सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। तो इफ सप्लीमेंट्री ऑफ एनी एंगल्स आर इन रेशियो 4:5, यदि हमारी सप्लीमेंट्री किस में 4:5 में, देन हमें उस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, फाइंड एंगल। तो हमारी सप्लीमेंट क्या है 4:5 में है, तो एक हमारा एंगल क्या हो जाएगा 4x और दूसरा क्या हो गया हमारा 5x। कोई दिक्कत, एक एंगल हमारा क्या हो गया 4x हो गया और दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो है वो किसमें, इट्स रेशियो इज 4:5। अब ये दोनों हमारे यदि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, देयर सम मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20 डिग्री। तो एक एंगल हमारा क्या था 4x, तो 4 इंटू 20 इज 180, और एक एंगल हमारा 80 और दूसरा था हमारा 5x, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 20 इज 100 डिग्री। तो देयर आर 2 एंगल्स 80 एंड 100। अब यदि आपको बोला जाए, जैसे क्वेश्चन में भी सप्लीमेंट्री एंगल्स का हमने रेशियो ले लिया था, अब आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो गिवन हो और आपसे एंगल पूछा जाए, तो सपोज देयर रेशियो इज 3:2। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल्स। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल आसान हो गया। यदि हमारे जो एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो
इफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 3:2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स। कैसे करेंगे हम? तो एक एंगल हमारा क्या हो जाएगा 3x और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत है यहां तक? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यदि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए? देयर सम मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से 5x इज इक्वल्स टू 90 और x इज इक्वल्स टू 90/5 दैट इज 18 डिग्री। तो वन एंगल हमारा क्या हो जाएगा? तो वन एंगल इज 3x दैट इज 3 इंटू 18, तो ये 54 हो गया। दूसरा क्या है हमारा 2x, तो 2 इंटू 18 इज 36 डिग्री। देखो हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप और भी क्वेश्चंस को अपने मन से सॉल्व कीजिए। आपको एक असाइनमेंट सेंड कर दिया जाएगा, फिर आप उस असाइनमेंट को सॉल्व कर लेना। आपसे जो क्वेश्चंस नहीं होते उनको हम डिस्कस। क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ द एंगल्स पढ़ा और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इफ टू लाइन intersects each other then vertically opposite angles are formed. Suppose these are two sides AB and CD and they are intersecting at a point O. Then angle AOD, angle BOD, angle BOC and angle AOC. These four angles are formed. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? तो एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपको इसमें क्या नोट करना है? इफ टू लाइंस intersects then vertically opposite angles are formed. तो यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? तो एंगल AOD एंड एंगल BOC या COB, ये एक आपका वन पेयर क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दूसरा एंगल AOC एंड एंगल BOD। दीज आर, ये आपका वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी आपका वन पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसमें प्रॉपर्टी हमें एक ध्यान रखनी है। तो हम इसमें पहला थ्योरम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं, उसे हम प्रूव करेंगे। तो और फर्स्ट थ्योरम इज इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट्स, तो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन vertically opposite angles formed are equal. Then vertically opposite angles formed are equal. ये एंगल्स हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलो हम इसे प्रूव करते हैं। So suppose two straight lines are given. ज्योमेट्री क्वेश्चंस करते टाइम पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको क्या गिवन है, क्या हमें प्रूव करना है, और वहां पर हम यदि कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, यदि हमें उसकी जरूरत है, तो उस कंस्ट्रक्शन को भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो हमें गिवन क्या है? यहां पर हमें गिवन है कि AOB एंड COD are two straight lines, or we can say that AB and CD are two straight lines intersecting at O. ओके, हमें प्रूव क्या करना है यहां पर? तो टू प्रूव कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB एंड सेकेंड इज एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल DOB।
इन एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। देखो हम कैसे इन्हें इक्वल प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान है। नाउ सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, यस पहले CD को ले लेते हैं। सिंस CD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OA इज अ रे स्टैंड्स ऑन इट। बार बार हम ऐसा नहीं लिखेंगे, एक बार आपको पूरा लिख के बता दे रहे हैं। तो ये दो एंगल्स हमारे यहां पर बन गए, डेट इज एंगल AOC एंड एंगल AOD। ये एंगल्स हमारे क्या हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और यहां पर हमें ये मेंशन जरूरी है, करना बहुत जरूरी है कि इनका सम 180 डिग्री क्यों है। तो हमने लिख दिया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एवरी टाइम यू हैव टू मेंशन इट। कोई भी प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में आप यूज कर रहे हैं तो उसे मेंशन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई। ये भी तो हम बोल सकते हैं कि AB इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। AB भी हमारी क्या एक स्ट्रेट लाइन है एंड OD इज अ रे ऑन इट। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है और इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB। ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों का सम 180 के इक्वल है, तो ये भी आपके दोनों के जब RHS इक्वल है तो LHS भी हमारे इक्वल होने चाहिए। तो एंगल AOD से एंगल AOD कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल DOB। ये देखो प्रूव हो गया। इसी तरीके से हम सिमिलरली फर्स्ट कैन बी प्रूव, एक कर लीजिए, दूसरे की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे आप लिख सकते हैं। तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल COB। चलो अब इंसुलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। सपोज आपको दो लाइंस गिवन है AB एंड CD, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O एंड जो हमारे यहां पर एंगल्स बन गए, तो हम मान लेते हैं कि आपको ये गिवन है कि एंगल AOD एंड एंगल AOC, एंगल AOC और एंगल AOD का जो रेशियो है वो क्या गिवन है आपका 2:3। फाइंड ऑल एंगल्स। वी हैव टू फाइंड दी ऑल एंगल्स। हम इसे कैसे निकालेंगे, तो देखो बेसिक आप लोग बहुत पहले कर चुके हो। जब एंगल AOC और एंगल AOD का रेशियो आपको 2:3 गिवन है, तो हम मान सकते हैं कि एंगल AOC की वैल्यू 2x है और एंगल AOD की वैल्यू कितनी है आपकी 3x। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और x इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो यहां से आपको एंगल AOC कितना आ जाएगा, तो एंगल AOC विल बी 2x, डेट इज 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा आपको 72 डिग्री। एंड एंगल AOD इज 3x, 3 इंटू 36 क्या हो जाएगा 108। अच्छा ये बताओ, यदि हमें एंगल AOC पता है तो क्या हमें एंगल BOD भी पता चल जाएगा? कैसे? तो एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC। अभी हम लोगों ने थ्योरम प्रूव किया, दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल AOC की वैल्यू कितनी है 72 डिग्री, तो एंगल BOD की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 72 डिग्री। इसी तरीके से एंगल BOC विल बी इक्वल्स टू एंगल AOD।
अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो AOD की वैल्यू 108 है, तो आपकी VOC की एंगल भी कितनी वैल्यू कितनी हो जाएगी 108। लेट्स डिस्कस इट विथ अनदर एग्जांपल। देयर इज अ गिवन अ स्ट्रेट लाइन AOB and OC and OD are two rays stands on it. Angles are mentioned x plus 20, 55 and 3x minus 5. हमें क्या करना है? We have to find the value of x, angle AOC and angle BOD. इन्हें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको ध्यान आ जाएगा कि AOB is a straight line. Since AOB is a straight line, यदि AOB एक हमारी स्ट्रेट लाइन है तो अब ये बात है कि एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB और एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना आसान बिल्कुल। देखो अब एंगल AOC कितना है x प्लस 20, एंगल COD कितना है आपका 55 और एंगल BOD कितना है हमारा 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे आप लोग अपने मन से सॉल्व कर लेना। तो ये कितना हो गया 3x प्लस x 4x, 55 माइनस 50 प्लस 20 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां पर 4x की वैल्यू आ गई 110, x की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लीजिए। देखो शायद यही आएगा, कैलकुलेट आप करके देख लो एक बार, हो सकता है थोड़ा बहुत गलती हो जाए। अच्छा x की वैल्यू हमें यदि पता चल गई तो क्या एंगल AOC हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। AOC कितना है आपका x प्लस 20, तो ये हो गया 27.5 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 47.5 डिग्री। 3x एंगल BOD कैसे निकालेंगे? तो एंगल BOD इज 3x माइनस 5 डिग्री, तो 3 इंटू 27.5 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 77.5 डिग्री। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलो हम एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सब क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे कुछ बस सीधे आपका A रेशियो मतलब आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है। एक एग्जांपल हम और कंसीडर कर लेते हैं। सपोज आपको एक AOB स्ट्रेट लाइन गिवन है, यहां पर इस तरीके से हमारे पास फिर से तीन एंगल्स बन गए, एंगल AOC, एंगल COD एंड एंगल BOD। सपोज वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स आर A, B एंड C। कोई दिक्कत? रेशियो ऑफ द एंगल्स ABC इज गिवन 5:4:6। फाइंड ऑल एंगल्स। तो क्या हम सभी एंगल्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो ABC का जो हमारा रेशियो है तो वो गिवन है आपका 5:4:6। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल AOC की वैल्यू हो गई 5x, एंगल COD की वैल्यू हो गई, लिख लो जल्दी जल्दी, बस। कुछ दिक्कत? सीधे लिख दो क्या है। ये तीन एंगल्स बने, तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सभी का सम 180 हो गया, सभी के वैल्यू रख दो सीधे सीधे 5x प्लस 4x प्लस 6x, बस सीधे सीधे करते जाओ। 5 4 9 6 15x बराबर 180। यहाँ से x की वैल्यू करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 12। रख दो इनकी वैल्यूज, तो एंगल AOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एंगल AOC इज 5x, तो 5 इंटू 12 इज 60 डिग्री। सबसे डिफिकल्ट काम बेटा आप लोगों का ये। आप लोग मल्टीप्लाई जहां से आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, तो मोबाइल निकालते हो, कैलकुलेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, क्लास में देते हैं तो फिर आप लोग नहीं कर पाते हो। तो इस बात का ध्यान रखो कि मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद करोगे। टेबल सभी लोगों को एटलीस्ट 20 तक याद होनी चाहिए। और ये आपका आंसर आपके सामने हाजिर है, देख लीजिए।
फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो एक इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या गिवन है, PQ इज अ प्लेन मिरर। PQ आपको एक प्लेन मिरर गिवन है, AB इस पर एक इंसिडेंट रे है और BC इज रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 104, फाइंड द एंगल CBQ। तो हो सकता है अभी तक आप लोगों को इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पता ना हो, पता भी हो, चलो हम एक बार उसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और बेसिक सी आपको चीजें याद रखनी है, बाकी आप लोग फिजिक्स में आगे डिटेल में पढ़ोगे। कोई भी आपका ये सरफेस है, सरफेस पर यदि कोई हमारी रे इंसिडेंट होती है, दिस इज जो रे हमारी आई इस पर गिरने वाली रे को हम क्या बोलते हैं, लाइट रे को, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। सपोज इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ आई विद द नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये सरफेस हमारा AB है, AB पर यदि कोई लाइट हमारी गिर रही है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन उस परपेंडिकुलर के साथ, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है, दिस एंगल I इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और इसको टकराने के बाद लाइट हमारी R एंगल बनाते हुए फिर से परपेंडिकुलर के साथ फिर वापस चली जाती है, तो दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो गिरने वाली लाइट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जाने वाली रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। जो आपको ध्यान रखना है, एंगल I किसके इक्वल होता है, एंगल R के इक्वल होता है हमेशा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी केस में भी इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, ये आपकी क्या, AB इज द इंसिडेंट रे एंड BC इज द रिफ्लेक्टेड रे। जब एंगल I एंगल R के इक्वल होता है, तो यहां यदि हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 104 और x इज इक्वल टू 52। यदि x की वैल्यू हमें पता चल गई तो एंगल CBQ आपको निकालना है। तो एंगल CBQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा जब परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, तो 90 माइनस x, तो 90 माइनस 52, तो आंसर कितना हो गया आपका 38। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, बेसिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। In the previous lecture of the lines and angle, we have discussed the vertically opposite angles and solved some examples. Now, we will study about the parallel lines and transversal. What do you mean by parallel lines and transversal, and what the angles formed by them are called? First, we will discuss about the parallel lines. तो when two lines are said to be parallel lines, दो लाइंस को हम parallel lines कब कहते हैं, तो two lines are said to be parallel lines. Suppose these are two lines AB and CD, तो these are called parallel lines if they lie on the same plane and they do not intersect each other. तो what are the conditions, they lie on same plane and they do not intersect each other. Now transversal. ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, तो इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यदि ये दो या उससे ज्यादा लाइंस को
डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, मीन्स अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, देन दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ये क्या होगी आपके ट्रांसवर्सल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, व्हाट दे आर कॉल्ड। एक बात आपको यहां पर जो ध्यान रखना है कि हम यहां पर लाइंस को अभी पैरेलल कंसीडर करके नहीं चल रहे हैं। तो एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, सपोज देयर आर टू लाइंस, हमारे पास कोई भी दो लाइंस हैं, पैरेलल अभी नहीं मान के चल रहे हैं। पैरेलल के केस में कब क्या होगा, इन सारी चीजों को हम एक्सोएम्स और थ्योरम्स के फॉर्म में आगे प्रूव करेंगे। सपोज दीज आर टू लाइंस ए बी एंड सी डी एंड एल इज अ ट्रांसवर्सल। अब इसके द्वारा जो एंगल्स आपके बन रहे हैं इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज एंगल 1 2 3 4, इसी अकॉर्डिंग हमने नाम दे दिए इनको 5 6 7 एंड 8। तो यहां पर कौन से एंगल्स को हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कभी भी यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं, एंड दीज एंगल्स आर इक्वल। द एंगल 1 और 3, एंगल 2 और 4, एंगल 5 एंड 7 एंड एंगल 6 और 8, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सबसे पहले हम यहां बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन कौन सा है, देखो एंगल 1 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 8, ये पेयर्स के फॉर्म में आपका मतलब एंगल 1 और एंगल 5, दीज पेयर्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4 एंगल 8, एंगल 2 एंगल 6 एंड एंगल 3 एंगल 7, these are 4 pairs of corresponding angles. Now alternate interior angles. तो alternate interior angles हमारे कौन कौन से हैं, तो एंगल 4 एंगल 6 एंड एंगल 3 एंगल 5, these are alternate interior angles. Now alternate exterior angles. तो alternate exterior angles हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, तो these will be 1 and 7, angle 1 and angle 7 and angle 2 and angle 8. Now angles on the same side of transversal, angles on same side of transversal, और इन्हें हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, तो एंगल 4 and angle 5 and angle 3 and angle 6, these are the angles on the same side of transversal. Now we will discuss two axioms. तो देखो हमारे यहाँ पर पहला एक्सोएम क्या दिया हुआ है, if a transversal intersect two parallel lines. Now lines are parallel, suppose these are two parallel lines, and if a transversal intersect it, then the each of the corresponding angles is equal. For example, इन एंगल्स को हमने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। नाउ सेकंड एक्सोएम, जस्ट इसका कन्वर्स है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो आपको पैरेलल लाइंस गिवन है एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इट सच दैट ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। कोई भी आपको वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, सपोज
ये दो हमारे एंगल्स हो गए 1 और 2, और ये हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, देन बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यदि हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन AB विल बी पैरेलल टू C। अब देखो हम एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ alternate interior angles are equal, then each pair of alternate interior angles is equal, each pair of alternate interior angles are equal। देखो बहुत ही आसान थ्योरम है, इसे हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ट्रिकी नहीं है। मान लिया हमारे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है, इट इज गिवन दैट बोथ लाइंस आर पैरेलल, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, ये आपके क्या है, ट्रांसवर्सल है। एंगल्स को जैसे हम नाम देते हैं वही लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमें गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD। हमें यहां प्रूव क्या करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, ये हमें प्रूव करना है। देखो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। चलो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 is equals to angle 3 because both are vertically opposite angles. Also we can say that angle 1 equals to angle 5, क्यों, because these are corresponding angles। अभी हम लोगों ने एग्जाम पढ़ा था एग्जाम कि यदि दो लाइंस पैरेलल हैं देन उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये ऑलरेडी गिवन है आपको यहाँ पर कि AB इज पैरेलल टू CD। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 5। तो देखो आपका पहला प्रूव हो गया। इसी तरीके से हम सिमिलरली भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हमें प्रूव करना है कि एंगल 4 है वो एंगल 6 के इक्वल है। तो बताओ हम क्या करेंगे यहां पर, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल 2 है तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस इज इक्वेशन 3। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑब्वियस सी बात है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6। तो आपको अब ध्यान रखना है कि इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। कोई भी ट्रांसवर्सल है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये लाइंस पैरेलल आपको नहीं गिवन है, सपोज दीज आर टू लाइंस AB एंड CD, बट ये जरूर गिवन है कि इफ दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट देन अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। मीन्स आपको गिवन है कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो हमने भी एग्जाम में पढ़ा था कि यदि दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं देन द लाइंस आर पैरेलल। तो हम किसी भी तरीके से यदि एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल प्रूव कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइंस विल बी पैरेलल बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो बहुत आसान हो गया, हमें पहले ये पता चल गया हमें प्रूव क्या करना है। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये कैसे पता चला हमें, इट इज गिवन। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, हेंस फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, भाई एंगल 2 1 के भी इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है, इसका मतलब एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3। नाउ दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमारे कैसे एंगल्स हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब भी इक्वल होते हैं, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये जस्ट उसका कन्वर्ट। नेक्स्ट थ्योरम क्या दिया हुआ है, तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन है, एंड इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इट, हमें प्रूव क्या करना है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब कोई इंटीरियर एंगल्स हो गए इस सप्लीमेंट्री। तो इन एंगल्स को वैसे ही हम नाम दे देते हैं एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये गिवन है ऑलरेडी कि एंगल गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डेट एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। इसे हम प्रूव करना चाहते हैं। आप एक बार सोचो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, फिर मैं आपको इसे प्रूव करा दे रहा हूं। चलिए इसे हम प्रूव करते हैं, बहुत आसान है, बस आपको सोचना है कि हम कैसे प्रोसीड करें। अच्छा, आप यहां देखोगे डायग्राम में, तो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएंगे, 180। अच्छा, हम एक चीज और यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 क्यों है, बिकॉज दीज आर टू पैरेलल लाइंस। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन दी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इससे पहले वाले थ्योरम में। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 3 की जगह आप यहां पर एंगल 5 रख दोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। इसी तरीके सेम वे में हम इसे प्रूव कर सकते हैं। यहां आप क्या लिख सकते हो कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, अब एंगल जो हमारा 4 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आप एंगल 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां ये लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यदि हम 5 की जगह यहां पर 3 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यही हम दोनों प्रूव करना चाहते थे इसमें। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, जस्ट उसका कन्वर्स है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो दीज आर टू लाइंस ए बी एंड सी डी। एंगल्स हम फिर से वही लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमें यहां पर क्या गिवन है कि वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो इट इज गिवन डेट कि ए एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री। ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आपको बताया था यदि दो लाइंस को हम पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दें या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम इक्वल प्रूव कर दें। देखो हम इसे कैसे करेंगे यहां पर, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। और
एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 5 का सम 180 के इक्वल है, 1 प्लस 4 का सम 180 के इक्वल है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो यहाँ से एंगल 4 और एंगल 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड एंगल 1 आप देखोगे तो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कैसे एंगल्स हैं हमारे, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारे कैसे एंगल्स हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हेंस AB इज पैरेलल टू CD। तो इसी तरीके से एक और हमारा थ्योरम है, यहाँ पर थ्योरम क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में है, उसे भी हम प्रूव कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू दी सेम लाइन देन प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो टू लाइंस आर गिवन, सपोज देयर आर टू लाइंस L and M and it is parallel to the both of the lines are parallel to the third line। मतलब आपको यहाँ given क्या है, it is given that L is parallel to the N और M is also parallel to the N। L N के parallel है और M भी N के parallel है। हमें प्रूव क्या करना है, we have to prove that L is parallel to M। हमने यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल सपोज कर ली एंड दीज एंगल्स आर 1, 2 एंड 3। देखो कितने आसानी से हम प्रूव कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सिंस L इज पैरेलल टू N, ये तो गिवन है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, हेंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 क्यों होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से M इज पैरेलल टू N, जब M N के पैरेलल है तो एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 3, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ फ्रॉम एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। नाउ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए तो ये हमारे कैसे एंगल्स हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हेंस L इज पैरेलल टू M। तो यदि दो लाइंस के द्वारा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है देन बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स में कुछ थ्योरम्स को प्रूव किया। अब उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। देखो आपके यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD। इन बोथ क्वेश्चंस AB इज पैरेलल टू CD एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। दो पैरेलल लाइंस आपको गिवन है, तो बहुत सिंपल सा मेथड है। हम क्या करेंगे, AB और CD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट E। कोई दिक्कत, सपोज दिस इज EF, E तो हो ही गया हमारा, कुछ भी मान लेते हैं MN। तो ड्रॉ ए लाइन MN पासिंग थ्रू E पैरेलल टू AB एंड CD। कोई दिक्कत है यहां तक आप लोगों को। अब देखो इस एंगल को मैं क्या करता हूं, दिस एंगल को सपोज दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2। तो यहां से एंगल जो x की वैल्यू है, तो एंगल x किसके इक्वल हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यदि हम एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकाल दें तो बस हमारा सॉल्व हो गया। एंगल 1 कैसे निकालेंगे, नाउ सिंस AB इज पैरेलल टू MN, AB हमारा क्या है, MN के पैरेलल है, तो वी कैन से दैट कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 35। क्यों ऐसा, क्या आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। तो if two lines are parallel and this is a transversal then angle 35 and angle 1 are alternate interior angles। इसी तरीके से MN is parallel to CD, hence angle 2 is equals to 65, again alternate interiors angle।
अब x इक्वल्स टू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो आंसर विल बी 35 प्लस 65, कितना हो गया 100। अब देखो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है इसी तरीके से फिर आपको डायग्राम में, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे MN which is parallel to AB as well as CD and passing through point E। ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट E। अगेन सपोज दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2, उसी तरीके से है, बार मैं अब उन चीजों को नहीं लिख रहा हूं, सेम क्वेश्चन है। तो यहां क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 35, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 65, बोथ आर ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BED। ये कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस 65 100। लेकिन हमें ये नहीं पूछा गया, हमें x पूछा गया। यदि ये हमारा पूरा 100 है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 माइनस 100, तो आंसर विल बी 260 डिग्री। ये दोनों हमारे क्वेश्चंस हो गए, बहुत आसान क्वेश्चंस थे, बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड। अब देखो आपको ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन बोथ क्वेश्चंस AB इज पैरेलल टू CD, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाते हैं। हम इसमें देखो क्या करें, यहाँ x ही है, दिस इज द वैल्यू x। नाउ AB इज पैरेलल टू CD, हम क्या करते हैं, DC को ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। ये हो गया आपका DC, ये आपको 20 डिग्री ये वाला एंगल गिवन है, दिस एंगल इज 20 डिग्री। हम मान लेते हैं सपोज दिस एंगल इज x, ये एंगल हमारा क्या हो गया, x हो गया। तो नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी एंगल 130 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 20 डिग्री। ये कैसे है आपका, एंगल 130 कैन बी, जो आपका 138 विल बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 20 डिग्री। इट इज ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन एनी ट्राइंगल। कोई भी आपको यदि ट्राइंगल गिवन है, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये आपका ट्राइंगल हो गया, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, तो आपका एंगल 1 और एंगल 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए हमारे। तो यहां से एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एंगल 1 इज 130 माइनस 20, तो एंगल 1 इज 110। नाउ एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल 1, जो x की वैल्यू एंगल 1 की इक्वल हो जाएगा, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD। नाउ इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो एंगल x और एंगल 1 दीज विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारे कैसे एंगल्स हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस योर आंसर विल बी 110 डिग्री। ये थोड़ा कम स्टेप्स में हो गया, बाकी आप इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे और भी बहुत तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, हमें ये पता चल गया, हम क्या कर सकते हैं, 130 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये कितना हो गया हमारा 50 हो गया। ये 50, ये 20, किसी भी ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम 180 होता है, तो 50 प्लस 20 इज 70, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 110, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करें, अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। AB इज पैरेलल टू CD, जब AB CD के पैरेलल है, दिस एंगल इज ऑल्सो 75 डिग्री। इसमें किसी को कोई डाउट, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसे एंगल 1 मान लेते हैं, सपोज दिस इज एंगल 1, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ इन ट्राइंगल CEF, ट्राइंगल CEF की बात करें, तो जो आपका एंगल 1 है, ये इस ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल है। यदि एक्सटीरियर एंगल है, देन वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू 30 प्लस x। नाउ एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट, 75 इक्वल्स टू 30 प्लस x, तो x इज इक्वल्स टू 75 माइनस 30, तो आंसर विल बी 45 डिग्री। ये किस वजह से आया हमारा, दिस इज ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फिर से आपको यदि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आता है, तो देखो हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी सेम।
नाउ दिस इज 75, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 75 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ दिस इज 75, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा 105। नाउ इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, तो एंगल x प्लस 105 प्लस 30 इक्वल्स टू 180, तो वहां से हम एंगल x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखो हमारे पास दो क्वेश्चंस गिवन है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें AB इज पैरेलल टू CD एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज सपोज दिस पॉइंट इज G, ए लाइन पासिंग थ्रू G एंड पैरेलल टू दी AB एंड CD। कोई दिक्कत? नाउ सपोज दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2, तो एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यदि हम एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। चलो ये बताओ, दिस एंगल, इसे हम मान लेते हैं m और इसे मान लेते हैं n, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल MEB इज इक्वल्स टू एंगल EFD। ये बोला जा सकता है, क्यों? बिकॉज बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल MEB की वैल्यू कितनी है आपको? 75 डिग्री, और एंगल EFD कितना है? 25 प्लस y। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 माइनस 25, तो y इज 50 डिग्री। नाउ वन मोर थिंग, नाउ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल y। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने जो लाइन ये ड्रॉ की है पैरेलल टू बोथ AB एंड CD, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल y, बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू हमें पता है, तो एंगल 2 कितना हो गया हमारा? 50 डिग्री, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल 1 और एंगल 20 भी क्या होंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो आंसर विल बी एंगल 1 कितना हो गया आपका 20 और एंगल 2 कितना आपका 50, तो आंसर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है इसमें क्या है, हमें प्रूव ये करना है कि AB इज पैरेलल टू EF। तो AB पैरेलल टू EF हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो बड़ा आसान सा है। कैसे? ये बताओ, यहां पर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। कैसे बोल दिया मैंने? देखो एंगल ABC की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ द एंगल ABC इज 50 डिग्री और एंगल BCD कितना आपका 30 प्लस 20 इज 50 डिग्री। नाउ दीज एंगल्स क्या आर, ये एंगल्स हमारे क्या? तो दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ सिंस दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस AB is parallel to CD. This is your first equation. Now one more thing. Now angle CEF. Angle CEF की वैल्यू कितनी है? 160 डिग्री, एंड एंगल ECD की वैल्यू कितनी है? इट इज गिवन 20 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि एंगल CEF प्लस एंगल ECD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप देखोगे कि ये दोनों हमारी लाइंस हैं, ये उसके ट्रांसवर्सल है, और ये हमारे क्या हो गए? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और को इंटीरियर एंगल्स। तो सिंस दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हैं, हेंस CD इज पैरेलल टू EF। अब हो गया हमारा प्रूफ। AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, hence from equation 1 and 2, AB is parallel to EF। बड़ा देखो इस क्वेश्चन में आपको ये AB, CD और EF तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और GH is also parallel to KL। We have to find the value of HKL। इस वैल्यू को आपको निकालना है। देखो हम क्या करें, KL को ऐसे प्रोड्यूस कर दो पीछे की तरफ। Let's produce it. Suppose this angle is 1 and this angle is 2.
तो देखो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं क्या कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों? तो एंगल, अब दीज बोथ आर पैरेलल लाइंस, तो एंगल 1 एंड एंगल 60 विल बी इक्वल बिकॉज बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बहुत आसान है। अब वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equals to 180 degree. These are linear pair of angles. Now we have already know the value of angle 1. So 60 plus angle 2 is equals to 180 degree. So angle 2 will be equals to 180 minus 60, that is 120 degree. तो एंगल 2 की वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये बताओ कि हम ये बोल सकते हैं कि एंगल HKL इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 25 डिग्री। अभी हम लोग इस चीज को काफी बार यूज कर चुके हैं। दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये हमारी क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई हमारी? 120 प्लस 25, तो एंगल HKL विल बी इक्वल्स टू 145 डिग्री। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ थ्योरम्स को सॉल्व किया, देन थ्योरम से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को भी किया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए ट्राइंगल्स के बारे में, तभी हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले ट्राइंगल आपको सभी को पता है, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ट्राइंगल क्या होता है? तो इट इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस। 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाला एक प्लेन फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। इट हैज 3 साइड्स AB, BC एंड AC, एंड इट हैज 3 एंगल्स, एंगल A, B एंड C। तो टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल्स वी कैन कैटेगराइज देम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो ट्राइंगल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स: स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। पहले पार्ट की बात करें, स्केलिन ट्राइंगल की बात की जाए, तो इस केस में क्या होता है? ऑल द साइड्स आर डिफरेंट from each other, मतलब AB is not equals to BC is not equals to AC। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स क्या होता है? कोई भी 2 साइड्स हम मान लेते हैं यहां पर कि AB और AC हमारे इक्वल्स हैं। एंड इन केस ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल ऑल ऑफ द 3 साइड्स आर इक्वल। तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC और CA, कुछ भी लिख सकते हैं आप। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। गॉट इट? ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। बात करें हम राइट एंगल ट्राइंगल की, तो इन केस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल, एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल हमारा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। एंड इन केस ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। वो कहां लाई करेगा? हमारा 90 एंड 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं रिलेटेड टू द ट्राइंगल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्टीट्यूड। तो किसी भी ट्राइंगल के लिए एल्टीट्यूड क्या होता है? सपोज अ ट्राइंगल इज गिवन दिस ABC। अ ट्राइंगल इज गिवन ABC एंड वी वांट टू फाइंड द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड BC। यदि BC साइड के करस्पॉन्डिंग आपको एल्टीट्यूड बताना है तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? It is a perpendicular drawn from the opposite side to the dead side। यदि हमें BC के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड निकालना है तो BC के अपोजिट हमारा वर्टेक्स क्या हो गया? A। तो A से BC पर हम जो परपेंडिकुलर डालते हैं, दिस इज, ये हमारा AD क्या हो जाएगा? तो AD इज द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड BC। इसी अकॉर्डिंग AC के अकॉर्डिंग, AC के करस्पॉन्डिंग मुझे एल्टीट्यूड चाहिए होगा, तो मैं AC पर उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दूंगा। तो नाउ दिस BE इज द एल्टीट्यूड। सिमिलरली यदि मैं AB की करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड फाइंड करना चाहता हूं,
देन आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, सपोज दिस पॉइंट इज F। तो यहां पर एल्टीट्यूड हमारे क्या हो जाएंगे, तो AD BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स। आपको ये बात क्लियर होगी अच्छे से। तो एल्टीट्यूड होते क्या है, तो एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर साइड इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मीडियन। मीडियन क्या होता है, किसी भी साइड के करस्पॉन्डिंग यदि हमें मीडियन निकालना हो तो हम मीडियन को कैसे निकालेंगे। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल ABC और मुझे BC की करस्पॉन्डिंग मीडियन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, BC के अपोजिट वर्टेक्स से और BC का जो मीडियम मिड पॉइंट है, तो BC का मिड पॉइंट मान लेते हैं हम D है, इन दोनों को हम यदि ज्वाइन कर देते हैं देन दिस इज अ मीडियन। यदि मुझे AC का मीडियन चाहिए तो मैं AC के मिड पॉइंट को, तो AC का मिड पॉइंट सपोज ये हो गया E, इस AC के मिड पॉइंट को मैं किससे ज्वाइन कर दूंगा, उसके अपोजिट वर्टेक्स से, तो BE इज मीडियन। सिमिलरली यदि मुझे AB के करस्पॉन्डिंग मीडियन चाहिए होगा तो AB का मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट खोज लूंगा। तो AB का मिड पॉइंट क्या हो गया आपका F और उसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूंगा। नाउ हियर AD BE एंड CF आर मीडियन। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि एल्टीट्यूड मींस क्या हो गया, परपेंडिकुलर ऑन दैट साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, और मीडियन मींस क्या हो गया, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स इज द मीडियन। अब हम बात करते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, तो कोई भी आपको ट्राइंगल गिवन और उसका हमें इन सेंटर चाहिए, तो हम इन सेंटर को कैसे निकालते हैं। सपोज अ ट्राइंगल ABC इज गिवन, तो इसका इन सेंटर कैसे हमें निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये आपके एंगल्स हैं हमारे इस ट्राइंगल में AB एंड C। इन तीनों एंगल्स का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। बात समझ में आ गई। तो हमने मान लिया एंगल A का ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर, एंगल B का ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर, और एंगल C का यदि एंगल ये बाइसेक्टर है तो ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। वी कैन नोट डाउन इन सेंटर क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। अब यदि इसे सेंटर मानते हुए हम यदि एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं, सॉरी एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं, तो ये आप इंटरनली इन ट्राइंगल्स की साइड को टच करता हुआ जाएगा। चलो, गोला सही से बनता ही नहीं है मुझसे, आप लोग अपने मन से बना लीजिएगा। बात समझ में आ गई होगी। इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर। सपोज अ ट्राइंगल इज गिवन, कोई भी ट्राइंगल आपको ABC गिवन है। अब मुझे यदि इसका सरकम सेंटर निकालना है तो सरकम सेंटर को हम कैसे निकालेंगे। तो सरकम सेंटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर आपके इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। बात समझ में आ गई। तो सरकम सेंटर क्या हो जाएगा, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
of perpendicular bisectors of its sides। इनकी साइड्स के जो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करते हैं, डेट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। अब इसी को सेंटर मानते हुए यदि हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, दिस इज कॉल्ड इन कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक, कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व? तो मान लेते हैं आपको कोई ट्राइंगल गिवन है ABC। तो ABC इज अ ट्राइंगल हम मान लेते हैं दिस एंगल इज 1, ये एंगल आपका 2 है और ये एंगल 3 है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नाउ हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट्स ड्रॉ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू BC। मान लेते हैं दिस लाइन इज DE। ड्रॉ ए लाइन DE पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A। कोई दिक्कत यहां तक? हम इन एंगल्स को मान लेते हैं एंगल, दिस इज एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 5। एनी प्रॉब्लम? तो यहां पर कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा? सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन जब किया तो ड्रॉ ए लाइन DE पासिंग थ्रू A पैरेलल टू BC। BC क्या? पैरेलल। नाउ DE is a straight line, we can say that कि angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is 180 degree. Do you have any problem in this? Now angle 4 is equals to angle 2. Why it is so? Alternate interior angles. This is equation second. इसी तरीके से angle 5 is equals to angle 3. Again alternate interior angles. तो आप क्या करो, 4 की जगह 2 रख दो और 5 की जगह 3 रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स किए। अब आगे हम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। शॉर्ट फॉर्म में आपको ये EAP के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग क्या है? इफ द साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, सपोज अ ट्रायंगल इज गिवन ABC। एक ट्रायंगल आपको ABC गिवन है, इसकी किसी एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, सपोज BC साइड इज प्रोड्यूस्ड, सपोज अप टू पॉइंट D। BC को हमने कहां तक प्रोड्यूस कर दिया? D पॉइंट तक। देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म, दिस एक्सटीरियर एंगल फॉर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मान लेते हैं दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, दिस एंगल इज 3 और इसे हम नाम दे देते हैं 4। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। टू प्रूव एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, बहुत ही सिंपल। देखो कैसे, वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल की यदि हम बात करें, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। हमने लास्ट क्लास में इसे प्रूव भी किया हुआ है। तो यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री। ऐसा क्यों हम लिख सकते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 180 के इक्वल है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 180 के इक्वल है, तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट हो गया, यहां से देखो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो दिस इज exterior angle property. Angle 4 exterior angle is equals to, that is angle 4 is equals to sum of opposite interior angles. हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, देखो एंगल 4 क्या, एंगल 1 और एंगल 2 का सम है, तो वी कैन से दैट एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ऑब्वियसली बात है, जब एंगल 4 का सम 1 और 2 के बराबर है, ये अकेला 1 से भी बड़ा होगा और 2 से भी बड़ा होगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखो आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपका डायग्राम में, हमने बोला AB डिवाइड्स एंगल DAC। एंगल DAC को ये किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 1:3 एंड हियर AB इज इक्वल्स टू DB। यदि 1:3 में डिवाइड करते हैं तो हम यदि इसे x मान लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x। कोई दिक्कत? नाउ इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में AB इक्वल्स टू DB गिवन है, इसका मतलब क्या है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो AB इक्वल है, तो AB की अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, दिस, और BD की अपोजिट एंगल क्या हो गया हमारा, दिस एंगल। वी कैन से दैट एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल BAD, और एंगल BAD की वैल्यू कितनी है आपकी, x। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल भी हमारा कितना आ गया, x आ गया। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ पर लिखते भी जा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाओ। अच्छा हम अब बात करें फॉर ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल ADB के लिए जो आपका एंगल ABC है, ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है या नहीं, ये देखो इस ट्राइंगल की साइड को प्रोड्यूस किया तो हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट इज इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए हमारे, x और x। ये कितना हो गया हमारा, 2x। नाउ दिस वैल्यू इज, एनी डाउट? नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC की बात की जाए तो सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 3x प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री और 5x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब हम एक इक्वेशन और कैसे निकाल सकते हैं, यदि मैं आपको कंप्लीट ट्राइंगल ADC की बात करूं तो क्या ट्राइंगल ADC के लिए जो आपको ये 108 है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ट्राइंगल ADC में 108 के अपोजिट कौन कौन से एंगल है, एंगल x एंड एंगल y। वी कैन से दैट एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 108। आप क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। यदि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 72 और x इज इक्वल टू 18 डिग्री। यदि हमें यहां पर x की वैल्यू पता चल गई तो y विल बी इक्वल टू 108 माइनस 18, तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो आप लोग इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा सिचुएशन दी हुई है कि आपको AD एंड DQ आर लाइंस, BP इज इक्वल्स टू BC, BP इक्वल्स टू BC है हमारा, चलो ठीक, एंड DQ इज पैरेलल टू दी CP। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट CP इज इक्वल्स टू CD, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है, एंड DP bisects angle CDQ in two parts।
देखो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। कभी भी आपको दिक्कत हुआ करे, पहले उसे हम एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 के फॉर्म में लिखते थे। हमें क्या दिया हुआ, बीपी इक्वल्स टू बीसी। तो बीपी और यदि बीसी इक्वल दी हुई है, तो किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। यदि इसे हम एंगल 1 और इसे एंगल 2 मान लिया जाए, देन वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ फॉर ट्रायंगल बीपीसी, इन ट्रायंगल बीपीसी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 4x। क्यों ऐसा मैंने लिखा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 को एंगल 2 लिख दिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 4x, और यहां से एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2x। जहां इसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम वहां पर पुट कर देंगे। चलो हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल बताना है, इससे हम एंगल 3 और से एंगल 4 मान लेते हैं। यदि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। लेट्स नाउ इन ट्रायंगल पीसीबी, ट्रायंगल पीसीबी की बात करोगे, एंगल 2 क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 2 इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो आपका x प्लस 3। एंगल 2 की वैल्यू क्या है, 2x इज इक्वल्स टू x प्लस 3। यहां से एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। आप ये बताओ, ये वैल्यू x है और ये वैल्यू भी x है, ये आपका क्या हो गया, हेंस ट्रायंगल PCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो एंगल्स को इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 के इक्वल क्या अपोजिट क्या है आपका CP, और x के अपोजिट क्या है हमारा CB। तो पहला जो हमारा कंडीशन था प्रूव करने वाला, इट हैज बीन प्रूव्ड। नाउ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो यहां पर हमें एक चीज गिवन है कि DQ is parallel to the CP. This DQ is parallel to CP and PD is a transversal. PD क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। If ऐसा है then angle x is equals to angle 4, मतलब x is equals to 4। कैसे आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ x एंगल 4x के इक्वल हो गया और एंगल 3 हमारा ऑलरेडी x के इक्वल था, इससे क्या हो गया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इससे हमारी दूसरी सिचुएशन भी सिर्फ आपको थ्योरम्स को दिमाग में ध्यान रखना है, आप आसानी से क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। अब देखो आपको एक कुछ फिगर दिया हुआ है, उसमें आपको एंगल्स दिए हुए हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें हम x की वैल्यू को कैसे निकालें, देखो इसे हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं। यदि आगे प्रोड्यूस किया और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ABCDE एंड सपोज दिस एंगल इज x, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फॉर ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE के लिए एंगल 1 आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो इन ट्रायंगल ABE एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। कैसे आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। चलो अब इसी तरीके से यदि हम ट्रायंगल CDE की बात करें, इन ट्रायंगल CDE वी कैन अगेन राइट एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 50 डिग्री। फिर से क्या आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ एंगल 1 की वैल्यू पता है हमें 70 प्लस 50, तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री। देखो आपको किस तरीके से गिवन है, इन एनी ट्रायंगल 3 टाइम्स एंगल इक्वल्स टू 4 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू 6 टाइम्स एंगल C, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो देखो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू 4 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू 6 टाइम्स एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। यदि एक्स मान लेते हैं तो यहां से एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन 3, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन 4, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन 6। वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल एबीसी sum of all angles is always 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम इज 12, तो ये हो गया आपका 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 9x अपॉन 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 240। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई, यहां से हम एंगल a निकाल सकते हैं। एंगल a कितना हो गया आपका, x अपॉन 3, दैट इज 240 अपॉन 3, ये हो गया आपका 80 डिग्री। एंगल b इज x अपॉन 4, 240 अपॉन 4 इज 60 डिग्री, एंड एंगल c इज 240 अपॉन 6, ये कितना हो गया हमारा 40 डिग्री। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब लाइंस एंड एंगल्स में हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं, आगे हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लेकिन बिल्कुल आसान है, ये नहीं है कि बहुत भारी भरकम सवाल हैं आपसे सॉल्व ना हो, पता नहीं सर ने ऐसा क्या करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में भी मिल जाएंगे, आप कोई भी बुक्स उठाएंगे उसमें भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको आप देखिए। एंड कैसे हम इनको प्रोसीड करते हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। तो our first question for today is, so that the bisectors of base angles of triangle can never enclose a right angle। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जैसे आपको कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ऐसे आप समझोगे, आपको समझने में आसानी होगी। सपोज अ ट्राइंगल एबीसी इज गिवन, तो इन्होंने बोला यदि हम इसके बेस एंगल्स का बाइसेक्टर जो हमारे हैं, सपोज बी का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया और आपका सी का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया। उन्होंने बोला जो आपका ट्राइंगल बीओसी बना, इसमें कोई भी एंगल आपका राइट एंगल नहीं हो सकता है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करें, आपका देखो राइट एंगल होने की इसमें पॉसिबिलिटी देख रहे हो, तो आपका एंगल बीओसी है, तो हम देखते हैं कि एंगल बीओसी की वैल्यू क्या आती है। अब सब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी हमारा 1 हो जाएगा, ये एंगल यदि 2 है तो ये एंगल भी हमारा 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें इन ट्राइंगल एबीसी, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल ए एंगल बी क्या हो गया बेटा, 2 टाइम्स एंगल 1। एंगल आपका सी क्या हो जाएगा, एंगल सी इज 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? चलो, और इवन हम एक काम करते हैं, यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इज 180 माइनस एंगल ए, जो काम बाद में करना हम उसे अभी कर लेते हैं, और 2 को यदि कॉमन ले लेते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब आपका 2 मल्टीप्लाई में, यहां पर आपका डिवीजन में आ जाएगा, तो यहां से बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या, 90 माइनस ए बाई 2 आ जाएगी, आ जाएगी ना। 2 आपका 90 यहां पर हो गया, ये a बाई 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत यहां तक? चलो हम बात करें अब इन ट्राइंगल BOC। वी कैन से डेट एंगल 1 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ लेट्स पुट
एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम उधर ले जाते हैं, तो एंगल BOC इज 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। अरे भाई दोनों आपके प्लस के, उधर जाके दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत यहां तक? चलो वेरी गुड। 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 की यहां से वैल्यू रख दो, तो ये कितनी है हमारी 90 माइनस एंगल A/2। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई? अच्छा चलो, आपको ये बात यदि समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से ये बात भी समझ में आना चाहिए कि एंगल BOC को हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 ब्रैकेट ओपन कर दिया माइनस 90 प्लस एंगल A/2। 180 माइनस 90 इज 90, तो 90 प्लस एंगल A/2। तो आप देख सकते हो कि एंगल BOC की वैल्यू क्या है, तो एंगल BOC इज 90 प्लस A/2। तो 90 प्लस A/2, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। जब आपका ट्राइंगल बना हुआ है तो एक ही वैल्यू कभी जीरो तो नहीं हो सकती है। जब एक ही वैल्यू को जीरो नहीं हो सकती है, जब एक ही कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो A/2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90। जब एक एंगल आपका ग्रेटर देन 90 हो गया, तो क्या ये इसका और कोई एंगल आपका 90 से ज्यादा हो सकता, 90 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इट कैन नेवर इंक्लोज अ राइट एंगल, इसके अंदर कभी भी राइट एंगल नहीं हो सकता। जो आपका ये एंगल 90 से ज्यादा है, जब ये 90 से ज्यादा है तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 से कम होगा, तो क्या कोई इंडिविजुअल एंगल 90 हो सकता है? वो कभी भी आपका 90। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यदि हम बेस एंगल्स के जो हमारे बाइसेक्टर्स को यदि हम ज्वाइन करते हैं, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो आपका एंगल बनता है, दैट एंगल इज 90 प्लस एंगल A/2। यदि हमारे जो आपका एक्सटर्नल एंगल्स का बाइसेक्टर ले, तब क्या होगा? ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, कई फॉर्म में पूछे जाते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन एक क्या कर लिया कि आप ये बताओ कि जो बाइसेक्टर्स को मिलाने के बाद जो ट्राइंगल बनता है उसमें कभी 90 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता, वो हमने एक तरीके से करा दिया। दूसरा आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स से जो आपका एंगल बनेगा, प्रूव दैट इज 90 प्लस A/2, तो वो भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब यदि आपको क्या दिया हुआ है, ये कोई ट्राइंगल है, सपोज इन दिस ट्राइंगल इज ABC। एक्सटर्नल एंगल्स हमारे कौन कौन से हैं? ये हमारे दोनों एक्सटर्नल एंगल्स हैं। अब इन एक्सटर्नल एंगल्स का कि यदि हम एंगल बाइसेक्टर्स को लें, तो दीज आर दी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, और सपोज these are intersecting at point O. Okay, now we have to prove that angle BOC is 90 minus angle A/2। ध्यान रखना इस चीज को, इंटरनल बाइसेक्टर्स होते हैं तो 90 प्लस A/2, एक्सटर्नल तो हमारे 90 माइनस A/2। देखो हम इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये यदि हमारा एंगल B है, तो क्या ये हमारा पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस B। कोई दिक्कत? इसी तरीके से यदि हमारा एंगल C है, इसे सपोज कर लेते हैं, दिस एंगल विल बी 180 माइनस एंगल C। कोई डाउट? अरे ऐसे दिक्कत हो रही है, इसे हम एंगल 1 मान लो, इसे एंगल 2 मान लो, तो ये एंगल बचा हुआ क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 2। ये पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल कितना होगा हमारा? दिस एंगल विल बी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो 180 माइनस एंगल 1 अपॉन 2, एंड दिस एंगल विल बी 180 माइनस एंगल 2 अपॉन 2। बस इतना आपको ध्यान देना था। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ABC सभी एंगल्स का सम आप क्या कर देंगे? 180 डिग्री, और इसके बाद सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं इन ट्राइंगल BOC। देखो अब हम क्या करें, डायरेक्टली इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बहुत आसान है, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
यहां से आपको एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस एंगल ए। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, नाउ इन ट्राइंगल BOC सेम तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो दिस एंगल इज 180 माइनस एंगल 1/2 प्लस ये एंगल कितना है हमारा 180 माइनस एंगल 2/2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसे अब क्या लिख सकते हैं हम, यदि हम LCM लें, दिस इज 360 माइनस 2 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2/2 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये हमारा क्या हो गया 90 माइनस एंगल 1/2 प्लस 90 माइनस एंगल 2/2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना हो गया आपका 180, 180 से 180 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से जो आपको एंगल BOC की वैल्यू मिलेगी, तो एंगल BOC कितना हो गया, तो एंगल BOC इज हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये देखो आपका -1/2 उधर जाके +1/2 हो जाएगा, -2/2 भी आपका प्लस का 2/2 हो जाएगा, मतलब एंगल 1/2। यहां से आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू रख दीजिए। ये कितना है हमारा 180 माइनस एंगल ए, 2 का मल्टीप्लाई 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ गया आपका 90 माइनस एंगल A/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। तो अब दोनों चीजें हम प्रूव कर चुके हैं, आपको दिमाग में रखना है कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स यदि करते हैं इंटरसेक्ट, तो एंगल क्या होता है 90 माइनस A/2। यदि हमारे इंटरनल बाइसेक्टर्स हमारे करते हैं इंटरसेक्ट, तो एंगल इज 90 प्लस A/2। बस आप याद कर लोगे, क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली इवन अप्लाई भी इनको करते हैं। देखो अगला आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स encloses a triangle. Suppose these are 2 bisectors of, prove that the bisectors of interior angles, ये आपके तो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनके बाइसेक्टर्स हैं, तो ये आपके जो बाइसेक्टर है दे encloses a rectangle. We have to prove that it is a rectangle. Let's name them E, F, G, H. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये आपका जो है ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये जो आपका इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसी तरीके से ये आपका इसका एंगल बाइसेक्टर और यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर है, और वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, ये हमारा एंगल 3 है और ये हमारा एंगल 4 है. तो देखो यहां पर क्या एंगल 1 को हम ये लिख सकते हैं, एंगल 1 कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एंगल AGH. ये आपका जो ये एंगल ये है इसका बाइसेक्टर है, तो ये आपका आधा एंगल हो गया, तो AGH का हाफ. इसी तरीके से एंगल 2 कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एंगल BGH. सिमिलरली एंगल 3 कैन बी रिटन एज half of angle CHG and angle 4 can be written as half of angle GHD. अब इनकी जहां जरूरत पड़ेगी हम इनका यूज कर लेंगे. अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल कैसे हमें पता, तो आप बताओ, ये हम बोल सकते हैं कि नहीं कि एंगल AGH इज इक्वल्स टू एंगल GHD. क्यों बोल सकते हैं बताओ? बिकॉज AB इज अ पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड GH इज अ ट्रांसवर्सल. GH हमारा क्या है, एक ट्रांसवर्सल है. ये कैसे एंगल है? दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इफ ऐसा है देन हाफ ऑफ एंगल AGH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल GHD. हाफ ऑफ एंगल AGH के हमारा एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल GHD का एंगल 4.
तो एंगल 1 और एंगल 4 हमारे इक्वल हो गए, और एंगल 4 और एंगल 1 हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस वी कैन से दैट EG इज पैरेलल टू HF। सिमिलरली हम एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल दिखा सकते हैं, और वहां से हमारा ये क्या आ जाएगा, EH इज पैरेलल टू FG। अब वी ऑलरेडी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम या इन अ क्वाड्रिलेटरल, इफ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। तो हमारा यहां से एक कंडीशन प्रूव हो गई कि इट इज अ पैरेललोग्राम। हेंस GEHF इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारा प्रूव हो गया। हम इसे रेक्टेंगल प्रूव करना चाहते हैं, तो हर वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है जिसमें आपके एंगल क्या हो, 90 डिग्री। तो आप किसी भी एंगल को, एंगल G को, एंगल H को, एंगल E को, एंगल F को, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री आप प्रूव कर दो, देन इट विल बी अ रेक्टेंगल। कैसे आप किसी भी एंगल को प्रूव कर सकते हैं 90 के इक्वल? देखो कितना आसान है। सिंस AGB इज अ स्ट्रेट लाइन, AGB एक हमारी लाइन है, तो वी कैन से दैट एंगल AGH प्लस एंगल BGH इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 1 हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ ऑफ एंगल AGH प्लस हाफ ऑफ एंगल BGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल AGH का मतलब क्या हो गया, एंगल 1, हाफ ऑफ BGH का मतलब क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और वी कैन से दैट एंगल EGF इज 90 डिग्री। अब यदि कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे की क्लास में हम कुछ